हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम सिलेक्शन। स्टूडेंट, आज के सेशन के हम देखने वाले हैं अध्याय नंबर 1 जीव विज्ञान के अध्याय नंबर 1 यानी जैव पराक्रम के टॉप 20 वे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो लगातार 2020 से लेकर के 25 तक पूछे गए हैं। ये बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं 2026 के बोर्ड पेपर में। बहुत ही चांसेस बनते हैं आने के। तो बिना देरी किए हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एमसीक्यू प्रश्न लिए गए हैं। तो एमसीक्यू प्रश्न को इस प्रकार से कॉन्सेप्ट के साथ हमने यहाँ पर कवर कर रखा है कि अगर आपका एमसीक्यू जो है वो अभी तक कोई क्लियर नहीं है तो यहाँ से आप 20 में से 20 एमसीक्यू की तैयारी बराबर कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर वो धुआंधार तैयारी अब होने वाली है जो कि बोर्ड पेपर में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इस सेशन को। तो पहले क्वेश्चन की ओर से देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। जो क्वेश्चन है उसका पहले आप कॉन्सेप्ट समझा करिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट हम जो देते हैं उस कॉन्सेप्ट की मदद से आप एक एमसीक्यू नहीं बल्कि हजारों एमसीक्यू कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है। उत्सर्जी का मतलब क्या होता है? मतलब कि ऐसे पदार्थ जो पौधे जो है वो अपने पेड़ से निकालता है। वो क्या निकालता है? गोंद। यस, गोंद भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और टैनिन, रेजिन, ये तीनों निकालता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर जो होगा इनमें से सभी, यानी डी नंबर ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हम आपको पढ़ाया है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या उत्पन्न होता है? क्या प्रोटीन उत्पन्न होती है? नहीं। तो क्या विटामिन उत्पन्न होती है? नहीं। वसा भी नहीं उत्पन्न होती। तो यहाँ पर कार्बोज उत्पन्न होता है। यहाँ पर आप देखे होंगे कि कार्बोज, कार्बोज का दूसरा नाम आप जानिए। कार्बोज का दूसरा नाम है कार्बोनेट। तो कार्बोज या फिर कार्बोनेट दोनों का मतलब एक ही होता है। मतलब कि कार्बोज कहें या कार्बोनेट कहें या इसे ही ग्लूकोज कहें, इसके 3 नाम आपको ध्यान में रखना है। यही इसका कॉन्सेप्ट है। मतलब ऑप्शन में हेरा फेरी कर जाता है। यहाँ पर कार्बोज लिखा गया है, कभी कभी कार्बोनेट भी लिखा आ सकता है और कभी कभी ग्लूकोज भी लिखा आ सकता है। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का सूत्र लिख लीजिएगा C6H12, यानी H12 और O6। तो यहाँ पर ये ग्लूकोज का सूत्र हो गया। तो ग्लूकोज को आपको ध्यान में रखना है। वहाँ पर जैसे हमने रिएक्शन कराया था तो रिएक्शन में ग्लूकोज प्राप्त हुआ। ग्लूकोज को ही कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने ही आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया। तो इस कॉन्सेप्ट की मदद से अगर कोई सा भी प्रश्न आता है तो आप हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो लगातार 2020 से पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है। तो यहाँ पर यूट्यूब पर इसका हल जो है वो बहुत टीचर्स गलत कर देते हैं। क्या गलत करते हैं? कोई यहाँ पर जल लगा देता है, लेकिन यहाँ पर जल नहीं होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा CO2। तो CO2 से ऑक्सीजन जो होता है वो निकलता है, जैसे कि मैंने आपको रिएक्शन वाले चैप्टर में इसको पढ़ा रखा है। तो प्रकाश संश्लेषण टॉपिक जब आपको मैंने पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं। मतलब सांस लेने और छोड़ने को क्या कहा जाता है? अंतः श्वसन, मतलब अंदर ये श्वसन होगा? नहीं। तो अंतः श्वसन इसका राइट आंसर नहीं होगा। अंतः श्वसन नहीं होगा। निःश्वसन क्या होगा? नहीं होगा। श्वासोच्छ्वास होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास क्रिया में हमने क्या पढ़ा था? हमने यह पढ़ा था
कि जैसे ही कोई यहाँ पर मानव है, तो कोई मानव है वो साँस को लेगा, जैसे ये मानव हो कोई, तो मानव जो है वो साँस को लेगा और साँस को छोड़ेगा। तो इस प्रकार से श्वासोच्छ्वास क्रिया जो करता है वो मानव करता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि श्वासोच्छ्वास क्रिया जो होती है वो मानव के अंदर होती है, जो कि पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। यहाँ पर पित्त रस को आप समझिए। यहाँ पर पित्त रस का मतलब क्या होता है, पित्त रस क्या है। तो पित्त रस जो है वो पित्ताशय में स्रावित पित्ताशय से स्रावित होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। तो स्रावित होने की बात किया जाए तो यकृत से स्रावित होता है। पित्तरस यकृत से स्रावित होता है। और पित्तरस बनता कहाँ है ये भी पूछा जाए तो पित्तरस जो है यकृत से बनता है। और पित्तरस जो यकृत जो होता है वो अमाशय के साइड में पाया जाता है। तो पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार से बन सकता है कि जो पित्तरस होता है वो स्टोर कहाँ पर होता है। मतलब कि यहाँ पर ये लीवर माना, तो ये लीवर जो है वो पित्तरस का निर्माण तो करता है। यहाँ पर मैं बना ही लेता हूँ लीवर। यहाँ पर लीवर है, इसका कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। यहाँ पर ये क्या होता है, पित्ताशय होता है। तो पित्ताशय जब यहाँ पर निर्माण करता है पित्तरस का, तो पित्तरस जो है वो पित्ताशय में यहीं पर पित्ताशय होता है, जो कि यहीं पर ही स्टोर रहता है पित्तरस। तो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन बदल कर ये पूछा जा सकता है कि पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। और दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि पित्तरस जो होता है वो कहाँ स्टोर होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि पित्तरस जो होता है वो पित्ताशय में स्टोर होता है, पित्ताशय में स्टोर होता है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। तो पित्ताशय में आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि जो पित्त रस होता है वो यकृत से स्रावित होता है और पित्ताशय में स्टोर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है। मतलब कि श्वसन की क्रिया करेंगे तो उससे क्या निर्माण होगा। श्वसन की क्रिया से क्या रक्त निर्माण होगा, नहीं निर्माण होगा। क्या एंजाइम निर्माण होगा, नहीं निर्माण होगा। और क्या प्रकाश होगा, नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आंसर बी हो जाएगा, यानी ऊर्जा। तो ऊर्जा जो श्वसन की क्रिया से क्या निर्माण होगी, ऊर्जा निर्माण होगी। तो 6वें नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब कितना होता है। यहाँ पर आपको दो वर्ड मिलेंगे। पहला वर्ड जो है वो प्रकुंचन। प्रकुंचन का मतलब क्या होता है और अनुशीतलन दाब क्या होता है। प्रकुंचन का मतलब होता है कि जब मानव हृदय जो है वो सिकुड़ता है तो प्रकुंचन कहा जाता है। और मानव हृदय को सिकुड़ना ही प्रकुंचन कहा जाता है। और मानव हृदय को फैलने को यहाँ पर आपको लिख लेना है कि मानव हृदय जब फैलता है तो उसको अनुशीतलन कहा जाता है। मानव हृदय के फैलना और अनुशीतलन यानी कि सिकुड़ना। मानव हृदय जब सिकुड़ता है तो वो प्रकुंचन करता है, सिकुड़ना। आपको इस प्रकार से ध्यान में रखना है कि मानव हृदय में प्रकुंचन, यहाँ पर आपको अनुशीतलन पहले कर सकता है और प्रकुंचन जो है वो बाद में लिख सकता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि मानव हृदय में अनुशीतलन, प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब जो होता है वो 120 से 80 mmHg होता है। मतलब इसका मापने का जो मात्रक है वो mmHg है। तो आपको वो भी ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण नामक टॉपिक पढ़ाया था। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को यहाँ पर आप समझिएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों में पाई जाने वाली एक प्रक्रिया है, जिसकी मदद से पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की
की प्रक्रिया जो होती है वो क्या परजीवियों में होती है? नहीं। कवकों में होती है? नहीं। जंतुओं में नहीं होती। और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि हरे पादपों में जो प्रक्रिया पाई जाती है वो पाई जाती है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ हरे पौधों में ही पाई जाती है। हरे पौधों के अलावा अन्य किसी जीव जंतु में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है स्वपोषी पौधों पोषण के लिए आवश्यक है। मतलब कि एक स्वपोषी पोषण होगा। तो हमने आपको यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड करिए। पहला वाला क्वेश्चन दिया गया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो कहाँ पर होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो एक तरीके से स्वपोषी जीवों में होगी। तो स्वपोषी जीवों में होने वाली एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर पूछ रखा है स्वपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण जो होता है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है और सूर्य का प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। और तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी, यानी डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन 2024 के एचजी पेपर में पूछा गया है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है कि कोशिका का ऊर्जा मुद्रा का मतलब होता है एटीपी, यानी कि ऊर्जा का सिक्का। इससे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऊर्जा का सिक्का किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पीडीपी को नहीं कहा जाता, एडीपी को भी नहीं कहा जाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा एटीपी। एटीपी को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। तो इस प्रकार से एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म जो होता है वो एड्रोसिन ट्राईफास्फेट। इसको आपको ध्यान में रखना है, नोट कर लेना, एड्रोसिन ट्राईफास्फेट। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर आप समझिए, ये जैसे कि मानव हृदय है, तो मानव हृदय जो होता है, जैसे कि मानव हृदय का हमने आपको माइंड मैप पढ़ाया था, तो मानव हृदय जो होता है उसके 4 भाग होते हैं। मतलब मानव हृदय के 4 भाग होंगे। जैसे कि यहाँ पर जो है वो दायां अलिंद हो जाएगा, यहाँ पर बायां अलिंद हो जाएगा और यहाँ पर दायां निलय हो जाएगा और यहाँ पर बायां निलय होगा। तो इस प्रकार से मानव हृदय के 4 भाग होते हैं। और वही चीज़ यहाँ पर पूछ रखा है कि मानव हृदय के कोष्ठों की संख्या, मतलब मानव हृदय जो होता है वो कितने भागों में डिवाइड होता है। तो मानव हृदय जो होता है वो उसका हृदय जो होता है मानव का वो 4 भागों में डिवाइड होता है। अच्छा, यहाँ पर मानव ना दे करके अगर पक्षी पूछ लिया जाए तो पक्षी के लिए राइट आंसर जो होगा वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके 2 अंक पक्के हो गए। क्या पक्का हुआ कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या, तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि पक्षियों में जो कोष्ठकों की संख्या होती है वो 2। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? मतलब कि जो कोई पत्ती है तो उसमें गैसों का आदान प्रदान कहाँ पर होगा? तो गैसों के आदान प्रदान के लिए कहाँ पर जगह होती है? तो क्या मध्य शिरा में? नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंध्र में। रंध्र होता क्या है इसको आप समझिएगा। रंध्र जो होता है, जैसे यहाँ पर कोई पत्ती है तो यहाँ पर मैं आपको रंध्र होता क्या है वो समझा देता हूँ। यहाँ पर ये माना कोई पत्ती है, तो ये पत्ती जो है वो कुछ इस प्रकार से है। ये पत्ती में अगर इसको पत्ती को अगर आप ज़ूम करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको पत्ती के बिल्कुल सूक्ष्म छिद्र होगा। तो यहाँ पर रंध्र पाया जाएगा। तो यहाँ पर ये रंध्र पाया जाएगा। तो रंध्र जो होते हैं वो पत्तियों से, मतलब यहाँ से वायु जो होती है वो पत्तियों में जाती है और पत्तियों से वायु बाहर भी आती है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पर रंध्र को हम बड़ा सा चित्र बना लेते हैं।
यहाँ पर रंध्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो रंध्र को आपको किस प्रकार से बेसिक जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर ये रंध्र है, तो रंध्र में यहाँ पर और यहाँ पर बीच-बीच में क्या पाए जाते हैं, द्वार कोशिकाएँ पाई जाती हैं। तो ये दोनों जो हो गई वो द्वार कोशिकाएँ हो गई। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि द्वार कोशिकाएँ, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि द्वार कोशिकाएँ जो होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं। तो द्वार कोशिका जो होती हैं वो रंध्रों में पाई जाती है। तो आपका यहाँ से कई अंक पक्के हो गए, क्योंकि यहाँ पर आपको पता चल गया रंध्र क्या होता है। रंध्र जो होता है उसके अंदर क्या-क्या पाए जाते हैं। रंध्र के अंदर जो है वो द्वार कोशिकाएँ पाई जाती हैं, जहाँ से द्वार कोशिकाओं की मदद से ही वायु का आदान-प्रदान होता है। तो यहाँ से आपके मतलब 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। तो इस प्रकार से आप यहीं पर इस प्रकार से कॉन्सेप्ट वाइज़, अगर इसी प्रकार से आप कॉन्सेप्ट वाइज़ पढ़ते रहें तो आपका रिज़ल्ट कुछ हद तक इस प्रकार से रिज़ल्ट आएगा कि आप भी सोचेंगे, इतना सोचे नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाइज़ तरीके से पढ़ाई की जाती है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट की मदद से हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण होता है मतलब यहाँ से कब होता है, यहाँ पर कब लिखा होना चाहिए। तो रात में, दिन में, रात दिन में और सुबह शाम में। तो सुबह शाम में तो होता नहीं प्रकाश संश्लेषण, रात दिन में नहीं होता। मतलब ये प्रकाश यहाँ पर आप सिचुएशन को समझिएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तब होती है जब धूप होगी। मतलब कि जब धूप होगी तभी प्रकाश संश्लेषण। तो अब तो इतना आप कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है, क्या धूप जो है वो रात में होती है? नहीं होती है। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दिन में। दिन में क्योंकि धूप होता है और धूप के मदद से ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती हैं। अच्छा, आपको ध्यान में आप बताइए कि जो मानव है वो किस अंग द्वारा श्वसन करता है। तो मानव जो है वो फेफड़ों द्वारा करता है। तो उसी प्रकार से मछलियाँ जो होती हैं वो किस प्रकार से श्वसन क्रिया करती हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि मछलियाँ जो होती हैं वो गिल्स की मदद से, गिल्स का मतलब हुआ एक तरीके से उनके गलफड़े। तो गलफड़े की मदद से जो मछलियाँ होती हैं वो श्वसन क्रिया को करती हैं। यहाँ पर ट्रेकिया लिखा गया है। इसकी ट्रेकिया की मदद से जो मेढक होते हैं वो श्वसन क्रिया को करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन, हर एक ऑप्शन को आपको समझाया जाता है। इसी प्रकार से इस चैनल पर वर्ष भर पढ़ाया जाएगा, जो कि आपको कॉन्सेप्ट मजबूत किया जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वक्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। मतलब वक्र होता क्या है। वक्र जो होता है वो एक किसका अंग है। वक्र जो है वो मनुष्य का एक पार्ट होता है जो कि क्या करता है, उत्सर्जन में मदद करता है। तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि उत्सर्जन से मदद करता है। और यहाँ पर कोशिका का अंग है वक्र और श्वसन अंग का और नेफ्रॉन का। तो आपको ध्यान में रखना है कि वक्र जो है वो नेफ्रॉन का एक, नेफ्रॉन की वक्र जो है वो उसकी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। अच्छा, नेफ्रॉन पाया कहाँ जाता है, यहाँ पर हम चित्र बना लेते हैं नेफ्रॉन की। तो यहाँ पर वक्र की चित्र जो है वो मैं बनाने जा रहा हूँ। वक्र जो है कुछ इस प्रकार से, माना कि ये वक्र है, तो वक्र में यहाँ पर छोटे-छोटे नेफ्रॉन लगे होंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि नेफ्रॉन जो होते हैं वो वक्र के अंदर लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लार किस ग्रंथि से निकलता है। अच्छा, इसका तो आप कॉमन तरीके से भी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं कि लार किस ग्रंथि से निकलता है। तो लार जो है वो
किस ग्रंथि से निकलता है? मतलब कि आपको उस ग्रंथि का नाम बताना है जिससे लार निकलता है। तो क्या एड्रिनल ग्रंथि है? नहीं। पिट्यूटरी ग्रंथि है? नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से क्या होता है? लार रस स्रावित होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी है। तो एटीपी क्या है? तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अभी मैंने आपको बताया था। वो दूसरे नंबर क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर एटीपी का फुल फॉर्म लिखा गया है एड्रो एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये क्या है? तो क्या ये एक ऊर्जा का वाहक है, मतलब ऊर्जा का वहन करता है? यस। तो ऊर्जा, और दूसरा बी नंबर ऑप्शन दिया गया है ऊर्जा का संग्राहक है, यानी कि क्या ऊर्जा को इकट्ठा करता है? यस, ये ऊर्जा को भी इकट्ठा करता है। और क्या ये ऊर्जा का सिक्का है? यस। तो इन इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। मतलब इनमें से सभी, मतलब ऊर्जा का वाहक भी है, ऊर्जा का संग्राहक भी है और ऊर्जा का सिक्का भी है। तो ये क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ए बी एंड सी, यानी कि राइट आंसर जो होगा वो डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कोशिका का पावर हाउस। यहाँ पर आप इस पावर हाउस शब्द का अर्थ समझिएगा। पावर हाउस का मतलब होता है कि कोशिका का मेन पार्ट क्या होता है। तो मेन पार्ट जो होता है वो कोशिका का क्या होता है? कोशिका का मेन पार्ट जो होता है वो माइट्रोकांडिया होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि माइट्रोकांडिया जो है वो कोशिका का एक भाग होता है, जो कि आपने क्लास 9th में इसके बारे में पढ़ा होगा। तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी माइट्रोकांडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है मानव में वाहन तंत्र के घटक हैं। वाहन का मतलब होता है वाहन को आप परिवहन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिएगा कि परिवहन, इसको समझते जाइए आप। तो परिवहन या वाहन दोनों शब्द का मतलब एक ही हुआ। तो यहाँ पर मानव में वक्र जो है वो एक प्रकार से उत्सर्जन का कार्य करता है, और त्वचा जो है वो भी, लेकिन यहाँ पर वक्र जो है वो एक उत्सर्जन का कार्य नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर वक्र परिवहन, परिवहन का मतलब होता है ट्रांसपोरेशन। तो ट्रांसपोरेशन के टाइम जो रक्त जाता है वक्र में, इसलिए यहाँ पर वक्र और त्वचा, त्वचा यानी कि परिवहन तो शरीर, पूरी शरीर में होती है ह्यूमन के बॉडी में, और फेफड़ा, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है। तो दांत की सबसे ऊपरी परत जो है वो डेंड्राइम है? नहीं। अस्थि जो है वो नहीं। तो अस्थि आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, और काउन भी नहीं है। तो इनेमल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनेमल जो है वो मानव के दांत में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। मतलब कि हरित लवक में किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। तो भूरे भाग में नहीं होगी, और यहाँ पर पीले भाग में भी नहीं होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा हरे भाग में, मतलब पौधों के हरे भाग में जो हरित लवक पाए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। मेढक किस अंग से श्वसन क्रिया, मतलब किस अंग के द्वारा श्वसन करती है। मतलब कि मेढक जो है वो किस अंग की मदद से श्वसन क्रिया करता है। तो इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे देना है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि जीव विज्ञान के टॉप 20 वो बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। अब हमने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन, यानी आपके फिजिक्स का पहला अध्याय। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक से आपको चेक कर लेना है, और यहाँ पर MCQ मैंने वहाँ पर भी पढ़ा चुके हैं। तो अध्याय 1 यहाँ पर कवर कर लिया है। तो इस प्रकार से यह सेशन एंड होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहें हमारे साथ।